रेडी है, चलो। चलिए, तो क्या देख रहे थे कल हम लोग? देख लिए थे ना। चलिए, तो अब उसके आगे देखना था हम लोगों को, है ना। तो राज्यपाल की शक्तियां और कर्तव्य देख लिए थे, है ना। इसके बाद देखना था कि इसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हैं। तो इसके बाद हम लोग को देखना है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। तो हेडिंग बनाएंगे चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, सेम एज वेल एज, वैसे ही यूज होता है जैसे इनका वहाँ होता है। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा आर्टिकल 163 और 164 में, ठीक है। आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। तो 163 164 में राज्य मंत्री परिषद के बारे में बात किया गया है, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और सीएम के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 163 क्या कहता है, लिखेंगे आर्टिकल 163। एक मंत्री परिषद होगी, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। एक मंत्री परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। एक मंत्री परिषद होगी जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसके सलाह और परामर्श पर, इसके सलाह और परामर्श पर राज्यपाल कार्य करेंगे। इसके सलाह और परामर्श पर राज्यपाल काम करेंगे। There shall be a council of ministry under the chairmanship of the chief minister and governor doing his function, after the recommendation and consultation, after the recommendation and consultation by the CM and Council of Ministry। मतलब ये आर्टिकल लगभग वैसे ही है जो आर्टिकल आपने 74 में पढ़ा था, है ना। ऐसे ही आपने 74 में पढ़ा था कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह और परामर्श पर राष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से हूबहू यहाँ पर यही है कि यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी
और यहां जो मंत्री परिषद होगी उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और इसके सलाह और परामर्श पर राज्यपाल कार्य करेगा। यानी कि राज्य में राज्यपाल भी अपना सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपनी मर्जी से करेगा, बल्कि उसे भी यदि कुछ करना है तो वो इसके लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से परामर्श के बाद करेगा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के परामर्श के बिना नहीं करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी उसके बाद ही करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि मंत्री परिषद के सिफारिश पर, सलाह पर वो ऐसा काम करेगा। क्लियर है? अब देखिए कि यहां पर भी जब राज्य में मंत्री परिषद होती है उसमें भी जैसे आपने केंद्र में पढ़ा था कि मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर। और अभी आप देखेंगे अभी कल प्राइम मिनिस्टर का शपथ होगा, शपथ के बाद मंत्रालयों का बंटवारा होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से लोग होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, बहुत से लोग होंगे जो स्टेट मिनिस्टर बनेंगे, और इस बार ठीक ठाक लोग इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री में भी दिखेंगे, क्योंकि गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन को संतुष्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी दिया जाएगा कुछ कुछ लोगों को, जिससे कि कम से कम खुश रहें, है ना। तो राज्यों में भी ऐसा होता है, लेकिन अब बिहार में नहीं देखिएगा, बिहार में एक ही होता है, कैबिनेट ही रहता है, 20-25 को मंत्री रहते हैं, वो कैबिनेटे रहता है। लेकिन यूपी अगर को देखिएगा आप तो यूपी में मिनिस्टर्स की 3 कैटेगरी दिख जाती है। यूपी एक बड़ा स्टेट है, वहाँ पे मिनिस्टर्स की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आपको कैबिनेट दिखता है। जैसे कि आज ही योगी आदित्यनाथ अपने यहाँ मीटिंग कर रहे थे, है ना, तो हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग थी, अब कुछ का कहना है कि कैबिनेट मीटिंग नहीं थी, क्योंकि दोनों जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो अवेलेबल नहीं थे, चीफ मिनिस्टर केवल थे और बाकी अन्य लोग थे। तो लोग कहना कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बैठक थी, या यूँ कहें कि एक चुनाव के बाद का एक रिव्यू के लिए लोग बैठे थे। तो हालांकि यूपी के अंदर में आपको कैबिनेट दिखता है, कैबिनेट के साथ स्टेट मिनिस्टर भी दिखता है। तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो कैबिनेट में होते हैं, और जो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन उनका महत्व है, नहीं होंगे तो सरकार पर थोड़ा सा हो सकता है असर पड़ जाए। जैसे कि 2-2 को डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यूपी में, क्यों है? जातीय समीकरण को साधने के लिए, है ना, वहां पे रहने वाली हर जनता वर्ग को लगे कि भाई हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व सरकार में है, तो इसके लिए वहां पर 2-2 चीफ मिनिस्टर्स भी अपॉइंट किए गए हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि जिस तरह की स्थिति थी, तो उस स्थिति के अंदर में आज जो बैठक हो रहा था वो मुख्यमंत्री सबके साथ बैठक कर रहे थे। तो सबके साथ बैठक करेंगे तो या तो आप कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की बैठक है, या फिर सामान्य वो शेड्यूल बैठक मीटिंग कर रहे थे अपना। राज्यों में सामान्य तौर पे कैबिनेट ही दिखता है, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नहीं दिखता है। लेकिन कुछ राज्यों में, यूपी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्योंकि यूपी में राज्य मंत्री होते हैं, महाराष्ट्र में भी राज्य मंत्री होते हैं, लेकिन बिहार में हमारे यहाँ नहीं होते। ठीक है, तो ये राज्य के आकार पर निर्भर करेगा कि वहां की जो मंत्री परिषद होगी वो कितनी बड़ी होगी। बड़ी होगी तो उसमें कैबिनेट भी होगा, स्टेट मिनिस्टर भी होगा और स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर भी होगा। और अगर छोटा होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस कैबिनेट रहेगा और कैबिनेट के माध्यम से सरकार चलेगी, है ना। तो यहां पर जो मंत्री परिषद की बात की जा रही है तो वो राज्यों की स्थिति में उसको समझना है कि राज्य अगर बड़ा है तो वहां पर कैबिनेट के साथ साथ अन्य भी होगा, राज्य अगर बहुत बड़ा नहीं है तो केवल कैबिनेट ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, जैसे कि हम लोग के बिहार में होता है। तो मंत्री परिषद होगी, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा, इसके सलाह परामर्श पर राज्यपाल काम करेगा। तो मंत्री जो होते हैं राज्य में भी कंपल्सरी है कि मंत्री जो हो वो किसी एक सदन के सदस्य हो, या तो वो विधानसभा से हो या तो वो विधान परिषद से हो।
बिना किसी के मेंबर रहे, आपने सेंटर में पढ़ा है कि किसी हाउस के मेंबर रहे बिना अगर 6 महीने तक तो आप रह सकते हैं मिनिस्टर, है ना, लेकिन 6 महीना से अधिक यदि आपको रहना है तो आपको किसी ना किसी हाउस से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जो हैं, आप देखिएगा कि ये 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री हैं लगातार। बीच में कमर्शियल ब्रेक आया था थोड़ा सा, है ना, जीतन राम मांझी के रूप में, उस ब्रेक को छोड़ दे तो नीतीश जी लगातार अपने पद पे बने हुए हैं। तो लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि नीतीश जी किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हों, कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये विधानसभा के लिए प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार इनका चलता है। अब विधानसभा में ये चुनाव जीत जाते हैं, मतलब इनकी पार्टी जीत जाती है, तो उसके बाद ये अपने लिए विधान परिषद से वो सीट रिजर्व करा लेते हैं कि हमको विधान परिषद से तुम लोग जिता दो। वो सब विधान परिषद इनको जिता देता है, भाई आराम से मुख्यमंत्री रहते हैं। इतना वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक विधान परिषद जो है, मतलब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, तो इस सदन के सदस्य तो हैं ही, विधान परिषद के तो सदस्य हैं ही वो, है ना, इसलिए वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन ऐसा ही एक मैटर हो गया था बंगाल में। बंगाल में तो विधान परिषद है ही नहीं, तो ममता बनर्जी खुद ही चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री स्वयं अपना चुनाव हार गया, पार्टी जीत गई, पार्टी को बहुमत भी आया, लेकिन मुख्यमंत्री अपना ही चुनाव हार गया। अब उनके यहां तो विधान परिषद है नहीं, क्यों विधान परिषद में आ जाए, तो फिर से उनको जो एक सिक्योर सीट खाली करा करके उस पर उनको लड़ाया गया और फिर उनको वहां से जिताया गया। तो विधान परिषद रहता है तो ये सुविधा रहता है मुख्यमंत्री लोग को कि बैकडोर एंट्री हो जाएगी और बैकडोर से आके आप यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री बनने के लिए भी ये कंपलसरी है कि आप या मंत्री बनने के लिए कि आप विधानसभा अथवा विधान परिषद किसी एक के सदस्य रहें। ठीक है, किसी एक के सदस्य रहना आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, वो रहेंगे तभी आप मिनिस्टर रह सकते हैं, अन्यथा मिनिस्टर्स नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम रूल है जो केंद्र में है वो यहां राज्य में भी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो मंत्री हैं ये सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये नोट करके लिख लेंगे कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वहां आपने देखा था केंद्र वाला कहां, लोकसभा के प्रति। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, राज्य विधान परिषद के प्रति सामूहिक रूप से, विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। कि भले हो सरक गया, कोई याद कर रहा होगा है? यही ना माना जाता है जी हम लोग के यहाँ, नहीं माना जाता है, होता नहीं है ऐसा। अब यह ना बताएगा कोई है याद वाद करने वाला, कोई नहीं है, बड़ा दुख का बात है यार, है? मैंने कैसा नहीं है, हम तो बस मैटर हाँ भाई, मतलब जोड़ी थोड़ी कि मैटर ही होगा लाइफ के अंदर में, और भी लोग होंगे, माता पिता हैं, भाई बंधु दोस्त मित्र बहुत है ना, कोई भी याद कर सकता है कि नहीं। अब मैटर भी है तो कोई बात नहीं, कोई बुरा बात नहीं है ना, हम बुरा बोलेंगे कहियो, बुरा नहीं है। हाँ, अगर आप उसको प्रबंधित करना नहीं जानते तो बुरा बात है। अगर आप में प्रबंधन का गुण नहीं है, अगर आप मैनेज करने का कला नहीं जानते हैं, है ना, एकदम बावले हुए फिर रहे हैं, तब समझिए कि मैटर गड़बड़ है। आप फोकस हैं,
अपना काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि किस तरीके से विधानसभा के प्रति राज्य की जो मंत्री परिषद है वो उत्तरदायी होती है, ठीक है। स्टेट में ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के प्रति, ठीक है। इनका भी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है राज्यपाल के प्रति। यहीं पे लिख लेंगे कि राज्य मंत्री परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, राज्य मंत्री परिषद व्यक्तिगत तौर पर राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नर, ठीक है। तो ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नर इनको अपॉइंट करता है तो गवर्नर इनको हटा भी सकता है, इसलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इनका बनता है गवर्नर के प्रति, लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति इसलिए बनता है क्योंकि यदि यहां पर आप देखेंगे कि यदि यहां पर बहुमत नहीं रहा, मेजोरिटी नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। तो सरकार गिर जाएगी तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, है ना। तो अगर यहां पर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास हो जाता है, जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास अगर पास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है सो गिर जाएगी। सरकार चलाने वाला जो नंबर है वो नंबर आपके पास नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व बनती है विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति बनती है, क्योंकि राज्यपाल यदि किसी को हटाता भी है तो उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो सरकार अपना चलते रहती है। सरकार पर असर तब बनेगा, सरकार मतलब मंत्री, है ना, तो मंत्रियों पर असर तब होगा जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, है ना। अब जैसे मोदी जी को हमेशा एक बात का तो तनाव रहेगा पूरे 5 साल तक, अगर 5 साल चलाना है तो, कि भाई हम लोग सारा काम ठीक से करें, कोई हमारे में से छिटके नहीं, कोई इधर उधर न जाए, है ना, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो सरकार पर जो है सो मतलब दिक्कत हो सकती है। हालांकि आंकड़े उन्होंने अपने कर लिए हैं 303 के, तो 303 के आंकड़े कर लिए हैं, तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि इधर से अगर 2 लोग निकल भी जाते हैं तो उधर सरकार बन नहीं पाएगी, लेकिन तो फिर इधर भी सरकार गड़बड़ हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट लोग अगर रहेंगे तो बचा रहेगा, इंडिपेंडेंट भी अगर छोड़ के चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि जब सरकार चल रही होती है जिसकी, तो इंडिपेंडेंट लोग चाहते हैं कि सरकार के साथ रहें तो उसी में फायदा है ना, कि कुछ ना कुछ मिलता रहेगा लाभ। आज विपक्ष में जाके बैठेंगे तो क्या फायदा है, विपक्ष में इंडिपेंडेंट को कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम सत्ता दल के साथ ही रहें, है ना। तो इसलिए अगर इधर से कुछ लोग जाएगा तो इंडिपेंडेंट वाला भी सोचेगा कि अगर सरकार उधर बन रही तो उधर चलते हैं। इंडिपेंडेंट का थोड़ा ना कोई ये है, जब पार्टी का कुछ नहीं है तो इंडिपेंडेंट का क्या है, वो तो कहीं भी जा सकता है, ये कर सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव ये हो सकता है ना। अभी मैं जब आपके क्लास ले रहा तभी जैसे इंटरव्यू ले रहा था तो मिल गए जेडीयू के प्रवक्ता, हम बोले क्या रहिएगा ना कि छोड़ के जाना है इस बार भी जस्ट गेट के बाद, तो बोले कि सर कुछ भी अस्थाई नहीं है जीवन में। हम बोले वाह, ये सही स्टैंड है आप लोगों का भाई, ये ऐसे करके हमने कल तो भाई प्रणाम कर रहे थे, है ना। तो बोले कि वो ठीक है, वो शिष्टाचार है ना, वो शिष्टाचार है, लेकिन राजनीति में तो कुछ भी अस्थाई नहीं है ना। सब कुछ अपना चल रहा है, जब तक चल रहा है तो ठीक चल रहा है ना। तो हमने कहा चलिए भाई बढ़िया, ये भी स्टैंड ठीक है, सरकार पर हमेशा एकदम तलवार लटका के रखिए कि भाई कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, तो सरकार आपके हितों का ध्यान रखेगी कि आपका हित जो है सो असुरक्षित ना हो यहाँ पे। खैर, तो अविश्वास प्रस्ताव जब नंबर कम रहेगा तभी सरकार को डर रहता है कि नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन आ जाएगा और हमारी सरकार गिर जाएगी। तो अगर नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन पास हुआ तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ना। हालांकि बिहार में आप देखते हैं कि ये हमेशा होता है
अविश्वास प्रस्ताव आता है, लेकिन मुख्यमंत्री सेम ही आदमी रहता है। उप मुख्यमंत्री बदलता है। हमारे यहाँ का गणित अलग है ना। सब जगह मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब अपना बहुमत जुटाने के लिए किसी और के साथ चले जाते हैं, तो वो नंबर उनके पास आ जाता है। और उप मुख्यमंत्री जो रहते हैं उनके पास वो नंबर नहीं रह पाता है कि वो सरकार में रह पाए। इसलिए मुख्यमंत्री अपना कैरियर हमेशा सुरक्षित रखते हैं कि उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो, और आगे भी सुरक्षित हो गया। बीजेपी कह रही है कि भाई अगला चुनाव भी हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, है ना। तो अब इनको बैलेंस करने का, कंट्रोल करने का एक तरीका है कि भाई चलिए हमको मुख्यमंत्री पद से कोई लोभ नहीं है, फिर 5 साल मुख्यमंत्री आप ही रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हम लोग साथ लड़ेंगे, मुख्यमंत्री आप रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतीश जी हमको लगता है कि जीवन पर्यंत मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के, है ना, उसमें कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं है। आए चुनाव लड़के छोड़ देंगे तो देंगे किसको, फिर ट्रांसफर किसको करेंगे, पावर ट्रांसफर किसको करेंगे, है ना। इनके साथ दिक्कत है कि इन्होंने किसी को बनाया ही नहीं है, नंबर 2 पे किसी को बनाया ही नहीं है इन्होंने, कि इनके बाद कौन। अभी आप देखिए ओडिशा के अंदर में हार का कारण क्या हुआ। अभी बीजेपी वहां पे जीत गई, ओडिशा में उनकी सरकार बनेगी, कि वहां पर जो नवीन पटनायक हैं उनको आप देखिएगा तो उन्होंने क्या किया, अल्टरनेटिव्स बेहतर तैयार नहीं किया कि अपने बाद कौन, और उनका एक उम्र हो चुका है। ऐसा नहीं, वो आदमी ने बहुत काम किया वहां पर, तब इतना दिन से मुख्यमंत्री है। लेकिन अब क्या है कि कोई अल्टरनेटिव्स अच्छा तैयार नहीं कर पाए। एक आदमी को साथ रखे हुए थे तो उनको लोगों ने चुनाव में चर्चा कर दिया कि दक्षिण भारत के हैं, है ना, तो वो जो जनता थी वो कनेक्ट नहीं कर पाई उनके साथ, उसमें इनको मौका मिल गया, ये लोग विधानसभा का चुनाव जीत गए वहां पर। तो कहने का मतलब है कि एक अल्टरनेटिव जो है वो यहाँ पे नीतीश जी भी तैयार नहीं कर पाए हैं कि उनके बाद कौन, या तो उनको बीजेपी को देना पड़ेगा, नहीं तो उन्होंने अपने स्वयं के पार्टी में अपने बाद किसी को तैयार किया नहीं है। अपने स्वयं के जो सुपुत्र हैं उनको भी तैयार नहीं किया है ना। देखते हैं सब लोग अपने सुपुत्र को आगे करते हैं, लेकिन नीतीश जी ने अपने सुपुत्र को आज तक आगे नहीं बढ़ाया, पॉलिटिकल एक्टिव पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनाया, है ना। तो वहाँ भी पावर ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए वो एक चैलेंज रहेगा इनके साथ। इसलिए चाहेंगे कि जब तक ये हैं तब तक कम से कम अपना पद पर जमे रहे, ताकि कोई दिक्कत और समस्या न हो। तो अविश्वास बिहार में उप मुख्यमंत्री के प्रति होता है, मुख्यमंत्री के प्रति नहीं होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इनकी पार्टी भले 44 सीट की हो या 71 सीट की हो, इनकी पार्टी किसी और के साथ जाकर के आराम से 122 का आंकड़ा पार कर लेती है। लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर जो लोग बैठे रहते हैं उनको कोई ऐसा साथी नहीं मिलता है जिनके साथ मिल करके वो अपना नंबर बढ़ा ले और इनको हटा दे, है ना। ऐसा पॉसिबल है कि अगर बीजेपी और आरजेडी बिहार में गठबंधन कर ले, अगर ये दोनों कर ले तो हो सकता है नीतीश जी आउट हो सकते हैं मैटर से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, है ना। तो और दोनों का जो वोट बैंक है वो एकदम अलग अलग है, इसलिए ये लोग का अलायंस नेचुरल अलायंस हो नहीं सकता है, इसलिए लोग नहीं करते हैं। हालांकि पॉलिटिक्स में संभावनाएं तो बहुत होती हैं। जब बीजेपी पीडीपी से समझौता कर सकती है, शिवसेना एनसीपी से समझौता कर सकती है, इवन बिहार में स्वयं जेडीयू आरजेडी हो सकते हैं। कोई सोचा था कि जेडीयू आरजेडी कभी एक होगा, लेकिन नीतीश जी ने उसको बदल दिया। तो है वो बहुत पहले का बात है ना। पहली दफा जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हीं के सपोर्ट पे बने थे, है ना। पहली बार जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उनके ही सपोर्ट पे बने थे, है ना। हाँ, उनमें उन्होंने अपना सपोर्ट दिया था। लेकिन फिर बाद में जो 90 के बाद की जो स्थितियां धीरे धीरे बदलती चली गई देश के राजनीति में, उसके वजह से ये लोग आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से अलग हो गए। खैर, तो लेकिन तो इसलिए इनका कभी गठबंधन होगा नहीं, इनका गठबंधन होगा नहीं, इसलिए नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद से कोई हटाएगा नहीं, वो अपना रहेंगे, क्योंकि दोनों आदमी को उप मुख्यमंत्री बनना है। ये लोग को मुख्यमंत्री बनने का सपने नहीं आता है, उप मुख्यमंत्री। तो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश जी को सपोर्ट कर देते हैं। नीतीश जी कहते हैं कि तो सीटवा खाली रहता है हमेशा, है ना, जिसको आना है बैठ जाइए, बन जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बहुमत जुटाना पड़ता है उप मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री का बहुमत हमेशा रहता है, किसी ना किसी पार्टी के साथ वो अपना नंबर जुटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से स्थिति बनती है। नेक्स्ट लिखेंगे
कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत (91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003) 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राज्य में मंत्रियों की संख्या राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होगा, है ना। कुल जो संख्या होगी वो, तो ये किससे है, तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके तहत ये किया गया है, प्रोविजन किया गया है कि किसी राज्य में जो मंत्रियों की संख्या होगी मैक्सिमम, वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 15%। तो अगर बिहार की हम बात करें तो 243 विधायक हैं, एमएलए, टोटल एमएलए की संख्या, तो 243 का 15%, ये मैक्सिमम नंबर है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री को मिला करके 15% से ज्यादा का नंबर आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इधर आप देखेंगे कि इन चीजों के अंदर में क्या स्थिति है, तो मिनिमम संख्या है 12 का मंत्रियों का, मैक्सिमम नंबर है राज्य में 15%, मिनिमम नंबर है 12, कि 12 तो कम से कम होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम है 15%। ठीक है, मैक्सिमम ध्यान रखेंगे टोटल स्ट्रेंथ का 15%, और यहां 12। ठीक है, मिनिमम 12। हाँ, सीएम इंक्लूड होंगे, बिल्कुल, अभी हमने वही कहा कि जो नंबर है उस नंबर में इंक्लूडिंग सीएम। ठीक है, सीएम को एक्सेप्ट करके नहीं, सीएम को मिला करके यहां पर ये नंबर जो है वो रखा गया। हाँ, मिनिमम 12, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेंथ का 15%। लेकिन कुछ कुछ राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आप देखेंगे कि इसका ये है। ठीक है, विशाल बाबू पानी वानी का थोड़ा बंद करो यार, सब पूरा महतो जी के दलान बनल है नहीं? तो यहां पर इसको ध्यान रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ का 15% और 12 जो है ये मिनिमम नंबर है। लेकिन कुछ मैं कह रहा था आपको, वो ब्लू वाला बोतल नहीं है, देखिए तो उसको, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से चीजों को यहां पे ये किया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जनसंख्या कम है, तो वहां पर ये नंबर सामान्य तौर पे लागू नहीं रहता है। वहां पर आप इस नंबर का वायलेशन आप देख सकते हैं। रीजन की वहां पर जनसंख्या ज्यादा नहीं है, जनसंख्या कम है, तो इसलिए वहां पर लिबर्टी है कि इससे कम भी हो सकता है। जैसे कि आगे जब हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे तो विधानमंडल में आप देखेंगे कि मैक्सिमम संख्या है कि किसी राज्य में 500 से अधिक विधायक नहीं हो सकते, अब मिनिमम है कि 60 से कम नहीं हो सकते, है ना। लेकिन इसका अपवाद आपको दिख जाएगा, इसका एक्सेप्शन आपको दिख जाएगा। तो रीजन यही है कि वहां पर अब सिक्किम है तो जनसंख्या कम है ना। अब वो उधर चाइना के में है, तो मतलब चाइना का क्षेत्र था तिब्बत, और तिब्बत के बाद सिक्किम अपना एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट था।
लेकिन जब उसको तिब्बत को उसने कब्जा कर लिया, सिक्किम इंडिया में शिफ्ट हो गया। सिक्किम को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि तिब्बत के बाद हमारा नंबर लग जाए, इसलिए वो आकर के इंडिया में जो है सो शामिल हो गया। तो ये जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि किस तरह से कैसे इसको ये करना है। तो ये राज्यों की जो संख्या है, राज्यों की जो जनसंख्या है, उस पर भी ये कभी कभी निर्भर करता है। लेकिन जो फिक्स नंबर है वो नंबर है कि टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता और कम से कम 12 तो रहेगा। ठीक है, तो ये एक नंबर जो है सो यहां पर निश्चित रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे कि जो मंत्री होते हैं उनके पास एक विशेषाधिकार होता है कि वो दोनों सदन में, विधानसभा विधान परिषद दोनों सदन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन मतदान वही करेंगे जिसके वो सदस्य हैं, है ना। सब जगह वो मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी तो बहुत सारा चीज जो आपने सेंटर में पढ़ा है एज वेल एज यहां पे वैसे ही लागू होता है। आगे आइए, आर्टिकल 164। लिखेंगे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। गवर्नर शैल बी अपॉइंटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा, है ना। मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर, और इसी में लिखेंगे, और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। और मुख्यमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। एंड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड अदर मिनिस्टर्स। अपॉइंटेड अदर मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर है, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से चीजों को यहां पे करेगा। तो अब देखिए कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। तो क्या राज्यपाल किसी को नियुक्त कर देगा? मुख्यमंत्री नहीं करेगा। तो किसको नियुक्त करेगा? बहुमत दल के नेता को। तो कहां पे बहुमत? विधानसभा में। राज्यपाल मुख्यमंत्री उसी को नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा विधानसभा में, है ना। नोट कर लिख लेंगे कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल नियुक्त करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर हुज पर्सन, अपॉइंट चीफ मिनिस्टर हुज पर्सन हैव मेजोरिटी, whose person have majority in state legislature assembly, whose person have majority in state legislature assembly। राज्य विधायिका में जिस व्यक्ति के पास बहुमत होगा उसी को राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, अन्यथा किसी को नियुक्त नहीं करेगा। अब क्या होता है कि राज्यों में बहुत बार त्रिशंकु विधानसभा हो जाता है ना।
जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो 122 प्लस पर सरकार बनती है। अगर बिहार में अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आपके पार्टी के 122 से ज़्यादा विधायक जीते होने चाहिए। 122 से आपके ज़्यादा जीतेंगे तो आप आराम से मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत वर्ष हो गए जब बिहार में अकेले किसी पार्टी को मेजोरिटी आई हो, है ना, किसी को आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, गठबंधन होता है ना, अलायंस होता है। तो जैसे कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं तो इनकी जो पार्टी है जेडीयू, तो जेडीयू का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ रहता है और कभी आरजेडी के साथ भी रहता है। ये पिछले कुछ वर्षों की कहानी है ना। ये कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ जाते हैं। कभी इनका, अब यहीं पे देखता है प्री पोल अलायंस और आफ्टर पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस। 2015 में जो नीतीश जी का अलायंस था वो पहली बार नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के साथ गठबंधन किया। पहली बार था जब नीतीश बदले थे, है ना। इट वाज द फर्स्ट टाइम जब नीतीश कुमार ने अपना पद, मतलब वो कैरेक्टर दिखाया। उस समय लोगों को लगा होगा कि शायद ये पहली बार है, स्वाभाविक है, हो सकता है। तो पहली बार उन्होंने बदला और वो चले गए आरजेडी के साथ। तो हालांकि ये प्री पोल अलायंस था, चुनाव से पहले हुआ था, और इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी को मिलाकर के लगभग 150 से ज्यादा सीटें आई, मतलब कि बहुमत से बहुत आगे इनकी सरकार चली भी। लेकिन 2017 में फिर नीतीश जी ने पोस्ट पोल अलायंस कर लिया, मतलब आरजेडी का साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ आ गए। उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी कि उस समय आरजेडी के पास 80 सीट हुआ करता था और 71 सीट जेडीयू के पास हुआ करता था, जो कि 80 सीट अभी भी आरजेडी के पास है। तो ये 71 सीट तो दोनों मिलाकर के बहुमत से बहुत आगे थे। उस वर्ष बीजेपी को बिहार में केवल आया था 54 सीट, लेकिन एनडीए गठबंधन को आया था 58 सीट। इसमें आरजेडी के साथ कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी इनके साथ उस समय गठबंधन में थी, तो 20 सीट कांग्रेस को भी आया हुआ था। तो लेकिन इनके पास गठबंधन की बात करें तो आरजेडी के पास, तो आरजेडी विधानसभा में बहुमत दल सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं के पास थे। बहुमत भले नहीं था लेकिन नंबर ऑफ जो विधायक होते हैं वो इनके पास ज्यादा थे। लेकिन फिर जेडीयू ने क्या किया कि आकर के बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, फिर इनके 58 इनके साथ मिल गए, तो ये बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर गए। अब ये फिर से वहां पे सरकार चला लिए। तो ये पोस्ट पोल अलायंस था, जनता ने बहुमत दिया था दूसरे गठबंधन से चलाने के लिए, आपने गठबंधन तोड़ दिया और आप दूसरे के साथ चले गए, ठीक है। तो ये जनता के मतों का उल्लंघन हुआ नहीं हुआ? हुआ ही, क्योंकि जनता ने आपको किसी और के साथ बहुमत दिया था। फिर 2020 में सेम चीज रिपीट हुआ। 2020 में जो कोरोना काल में जो चुनाव हुआ अक्टूबर में, उसमें जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, खींच खाच के इनको बहुमत आया, मतलब बहुत जबरदस्ती के बाद बहुमत आया। बहुमत तो दिख नहीं रहा था, लेकिन रात को 10 बजे तक बहुमत दिख गया, है ना। रात को 10 बजे तक काउंटिंग चली और रात के 10 बजे ये क्लियर हो गया कि सरकार इनकी आ रही है। सरकार इनकी बन भी गई, चला भी। लेकिन फिर नीतीश जी का मूड बदला और नीतीश जी फिर आरजेडी आ गए, फिर कर लिया पोस्ट, मतलब बराबर कर दिए। एक बार उनको छोड़ के इनके साथ आए थे, फिर इनको छोड़ के उनके साथ चले गए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इस बार तो एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार पलट गए, है ना। उधर गए, अब फिर 17 महीना में इधर आ गए। तो ये आने जाने का खेल चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुमत दल का नेता 122 प्लस, ये आंकड़ा चाहिए, और ये आंकड़ा अकेले नीतीश जी के पास है नहीं। तो इस आंकड़े को पार करने के लिए उनको कभी आरजेडी के पास जाना पड़ता है और कभी बीजेपी के पास जाना पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जो चर्चा के केंद्र में नहीं आता है, जो मुझे लगता है कि यह बात भी चर्चा के केंद्र में आना चाहिए, कि ये जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार बदल जाते हैं, तो ये लोग कौन से दूध के धिले हुए हैं भाई? बदल तो ये लोग भी जाते हैं। उप मुख्यमंत्री तो बनने का लालच इनको भी है। इनकी कहां हिम्मत होती है कि जब नीतीश जी जाए तो ये कह दे कि नहीं, हम आपको समर्थन नहीं देंगे। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं है। आज उधर चले जाए तो वो उनको मतलब पल के बिछाए हुए हैं कि बस आ जाइए, है ना। ये लोग पूरा भला बुरा बोलेगा, फिर ये लोग भी इंतजार करेगा कि फिर से आ जाइए।
तो इसमें अकेले नीतीश कुमार को जो बताया जाता है कि ये पलटते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप लोग क्यों पलटते हैं? अगर आप लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, आप लोग मत पलटिए, लेकिन आप लोग पलट जाते हैं तभी तो उनको पलटने का मौका मिलता है। अगर आप दरवाजा बंद कर दे कि नहीं अब नहीं, चलते हैं विधानसभा चुनाव कराते हैं, अब देखा जाएगा चुनाव में क्या होगा, तो वैसा कोई नहीं कर पाता है। तो नहीं कर पाता है तो ये सीन बनता है। तो इसमें अकेले नीतीश कुमार को दोष देना ठीक नहीं है। बाकी ये अपोजिशन वाले भी इसके लिए दोषी हैं, उप मुख्यमंत्री बनने वाले लोग, है ना, कि कभी हमको बना दो उप मुख्यमंत्री, तो नीतीश जी समझते हैं कि दोनों को मुर्गा लड़ाते हैं, है ना, कुछ महीना तुमको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, कुछ महीना तुमको बना देते हैं, किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि नीतीश जी को भी अकेले 122 आ नहीं रहा है। तो बहुमत दल का नेता, विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा वही सीएम बनेगा, ठीक है। और जब बहुमत आ जाएगी तब आपको क्या होगा कि आप अपना नाम सीएम के लिए देंगे और साथ ही अपने कुछ जो आपके क्लोजेस्ट हैं उनको आप मिनिस्टर बनने के लिए उनका भी नाम राज्यपाल को देते हैं। तो राज्यपाल तय करते हैं कि हमको इनको जो है सो किस तरीके से ये करना है, हैंडल करना है ना। तो इस प्रकार से राज्यपाल इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं और अन्य मंत्रियों को ये करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर त्रिशंकु बन गया, कोई अलायंस भी नहीं हो रहा है, कोई गठबंधन भी नहीं हो रहा है, तब क्या होगा? जब कोई भी पार्टी या जो गठबंधन है वो बहुमत का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तब राज्यपाल स्वविवेक से निर्णय करता है कि वो सरकार बनाने का मौका किसको देगा। उसमें वो देखता है कि सबसे बड़ी जो पार्टी होती है, यानी बहुमत नहीं है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा नंबर है उसके पास, तो उसको मौका देता है सरकार बनाने के लिए, क्या पाइए सरकार बना लीजिए और आपको हम कुछ समय देते हैं, इस समय के अंदर में आप बहुमत सिद्ध कर दीजिए। अगर आप बहुमत सिद्ध कर दिए तो आप कंटिन्यू रहिएगा, अगर आप बहुमत सिद्ध नहीं किए तो आप नहीं रहिएगा, है ना। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति पर, कि राज्यपाल जो है जब बहुमत किसी को नहीं आएगा तब वो क्या डिसीजन करता है। लेकिन सामान्यतः परंपरा यही है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी विधानसभा में उसको सरकार बनाने के लिए ऑफर किया जाएगा और उसको एक समय दिया जाएगा। ऐसे करेगा राज्यपाल। अगर वो प्रूव नहीं कर पाए और कोई और पार्टी कहेगी कि हमको मौका दीजिए, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे, तो राज्यपाल उनको भी मौका दे सकते हैं कुछ समय के लिए कि कर दीजिए। लेकिन जब कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर पाने में असमर्थ हो जाएगी तो अल्पमत की सरकार नहीं चलेगी। तो उसी समय राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग करने की घोषणा करेगा कि हम विधानसभा को डिसॉल्व करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देगा स्टेट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखेगा कि भाई आप तैयारी कीजिए चुनाव कराने का, एक बार फिर से चुनाव कराइए और अब देखिए कि किसी को बहुमत आता है कि नहीं आता है। मतलब अगर किसी को बहुमत आ गया तब तो राज्यपाल को कुछ नहीं करना है, बहुमत दल वाली पार्टी जाएगी राज्यपाल से कहेगी कि हमारे पास बहुमत है, तो राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे देगा। जैसे अभी एनडीए को बहुमत है, मोदी जी गए राष्ट्रपति के अपना दिखाया, राष्ट्रपति ने आमंत्रित कर दिया कि आइए सरकार बनाइए। लेकिन यही जब बहुमत किसी के पास नहीं रहता, जैसे अभी इंडिया गठबंधन के पास 234 ही है, इनके पास 240 ही रह जाता एनडीए के, तब देखते कि क्या एक महीने तक सरकारें नहीं बन पाता, दोनों तरफ से तोड़जोड़ चलता है ना, कि कौन बनाएगा कैसे बनाएगा क्या करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि भले ही एक अलग तरह से मेजोरिटी बीजेपी को नहीं है लेकिन इनके अलायंस को है, एनडीए को एक मेजोरिटी है, तो आराम से सरकार बन रही है, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। अपोजिशन ने भी स्वीकार कर लिया कि सरकार तो हम बना नहीं पाएंगे, इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी लगभग तय हो गया कि अगली बार से मतलब इस कार्यकाल में राहुल गांधी हो सकता है विपक्ष के नेता के तौर पे दिखे संसद के अंदर में, है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी औपचारिक घोषणा इस बात की नहीं हुई है, लेकिन संसदीय बैठक जब कांग्रेस की अपनी हो रही थी आज 7 राज्य में है, उन्होंने चुना है केवल, मतलब उनके अपने गठबंधन ने चुना है, कांग्रेस ने केवल चुना है, कांग्रेस की मीटिंग हुई है, कांग्रेस ने चुना है। आज शाम में इनकी इंडिया की बैठक है, अब इंडिया भी सर्वसम्मति से मुहर लगा ही देगा उनके नाम पे, तो क्योंकि विपक्ष का नेता बनने के लिए उतना हंगामा नहीं होगा, प्रधानमंत्री बनना रहता तो हंगामा होता जरूर कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री तो भाई प्रधानमंत्री है,
तो प्रधानमंत्री बनना होता तो बहुत हंगामा होता कि कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, किसको बनाया जाए, है ना। क्योंकि अभी भी देखिए ममता बनर्जी का स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी सबसे बात कर रही हैं लेकिन कांग्रेस से बात नहीं कर रही हैं, है ना। तो मोदी जी लेट कर रहे हैं, जाके मनाना चाहिए ममता बनर्जी को, है कि नहीं, है कि नहीं, जाके उसको मनाना चाहिए, हाथ तो मिलाना चाहिए कि चलिए जो हुआ सो हुआ, गिले शिकवे दूर हुए, है ना। चुनाव में तो होवे करता है, सब लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, है ना। आपको जिस जिस मुद्दा पे दिक्कत है वो मुद्दा हम खारिज करते हैं, सीए खारिज करते हैं, एनआरसी खारिज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फिलहाल तो अब बहुत कम ही उम्मीद है कि मोदी जी इन सब मुद्दों को हाथ लगाएंगे इस 5 साल में, क्योंकि गठबंधन का सरकार है, इसमें इतना एब्सोल्यूट काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार चल जाए 5 साल, यही प्रायोरिटी होगी कि सरकार को किसी तरह से 5 साल चला ले, विवादित मुद्दों को ना ज़्यादा ये करे। क्योंकि अगर ये सीए एनआरसी के मुद्दा पे जाएंगे तो चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक क्या है ना, आंध्र प्रदेश में जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ से इनको हर वर्ग का वोट मिला है। तो इसलिए बिल्कुल, तो इनका तो पॉलिटिक्स उसी बेस पे चलता है, तो उनके लिए भी वो चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। नीतीश जी पहले से खारिज कर चुके हैं, तो ऐसे में इस चीज़ को लेके आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जब आप छोड़िएगा ही, जब इसको नहीं ये करिएगा तो क्या दिक्कत है, आप ये करिए। नहीं तो एक ट्रायल तो मोदी जी और ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि सत्ता छोड़ने का तो भाई मोह सबको है ना कि सत्ता क्यों छोड़ दे। विपक्ष को देते सरकार बनाने का मौका, बनाइए सरकार आप बनाने के साथ ये सब जो झूठा वादा हुआ है चुनाव में, 1-1 लाख रुपया अकाउंट में भेजेंगे, अब भेजिए तो नहीं, ये हुआ है ना वादा 1-1 लाख भेजेंगे। तो अब तब ये लोग भी कहता कि भाई चुनावी जुमला था, जैसे वो 2014 में बोले थे वैसे हम लोग बोल दिए थे। लखनऊ में चुनाव के रिजल्ट के बहाने बोला मैंने कुछ महिला लोग ग्रुप बना के आप पहुंच गई उसके कार्यालय में, कांग्रेस कार्यालय में, कही कि हमारा दीजिए 1 लाख रुपया, अब कि आप जीत गए ना चुनाव, अब लाइए 1 लाख रुपया। अभी सब मुंह बने ले 1 लाख रुपया कहाँ से दे भाई, तो चुनाव में बोले थे हम लोग, आप लोग सीरियस ले लगता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो वो लोग पहुंच गया। तो अगर विपक्ष सरकार बनाएगा तो उसके ऊपर भी दबाव रहेगा कि जो जो वादे किए हैं, है ना, वो वादा पूरा करने का, आरक्षण बढ़ा देंगे, है ना। तो आरक्षण किस स्तर पे बढ़ाइएगा, क्या करें, ऑलरेडी पूरा देश आरक्षित है लगभग। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि लगभग पूरा देश आरक्षण का लाभ ले रहा है, कुछ एकाध आदमी को छोड़ दे तो। अब और इसको बढ़ा करके कहाँ पे लेके जाइएगा, है ना, और इसको कहाँ तक पहुँचाइएगा और किस स्तर पे लेके जाइएगा, ये अपने आप में ये है। लेकिन सब अपना लोग मुद्दा बनाया था। खैर, तो राज्यपाल जिसको विधानसभा में बहुमत रहेगा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे और उन्हीं के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर किसी को बहुमत नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाने का मौका राज्यपाल किसको देंगे, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। यह राज्यपाल अपने स्व विवेक से यह डिसाइड करेंगे कि हमको किसको सरकार बनाने का मौका देना है, किसको सरकार बनाने का मौका नहीं देना है। ठीक है, तो इसको यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक, राज्यपाल ही तय करेंगे, लेकिन बहुत बार आप आजकल क्या हो रहा है कि हाईकोर्ट का इंटरफेरेंस हो जाता है, हाईकोर्ट आ जाता है, उसमें कोर्ट घुस जाता है, कोर्ट कह देता है कि इतना दिन के अंदर में करा लीजिए, उतना दिन के अंदर में करा लीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पे होती रहती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 163 मंत्रिपरिषद होगी, सलाह परामर्श पर राज्यपाल कार्य करेगा। 164 राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये पूरा बहुमत का खेल है जो सेंटर में आपने पूरा ठीक से पढ़ाई है, तो इसमें उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या आपको नहीं होगी। आगे आइए, आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो राज्य का महाधिवक्ता जो है
ये जैसे वहां पे आपने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, वैसे ही होता है यहां पे महाधिवक्ता। ठीक है, लिखेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट appointed by the governor। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लेंगे कि एंड ही टेक्स पोस्ट प्लेजर ऑन गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। गवर्नर ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इन द स्टेट। राज्य का महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। राज्य में सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। क्या? आईएएस ब्यूरो, लॉ मिनिस्टर, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी। ठीक है, यह राज्य सरकार का वकील होता है, यह राज्य सरकार का वकील होता है, एडवोकेट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है। एंड ही एडवाइज टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लॉ इश्यूज। ठीक है, ओके, आगे लिखेंगे क्या है? कोई बूढ़ी माता थे लग रहा है, नहीं तो उनका इसमें कोची भुलाइल है। हाँ, खोल के देख लेते अंदर क्या चल रहा है ना। कितना आदमी को उत्सुकता रहता है, नहीं कितना आदमी को देखिएगा सब आदत में रहता है, कहीं से गुजरेगा ना तो इधर उधर देखते चलेगा। कितना आदमी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाता है, अपना काम है, अपने काम से मतलब वो अपना सीधे जा रहा है। कितना आदमी चलेगा ना तो इन्हें देखेगा, इन्होंने देखने चक्कर में आगे वाला के उपाय कर देगा, क्योंकि ध्यान आपका भटका हुआ है ना। प्रोसीड। तो ये राज्य सरकार का को विधि के मामले में सलाह देता है। ठीक है, अब देखिए राज्य के महाधिवक्ता के पद पर कौन बैठ सकता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता जिसके अंदर होती है वही राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है ना। लिख लेंगे कि राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही
न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। ठीक है। एज अ पर्सन हु क्वालिफाइड to the state high court justice या state high court judge, then he is the capable for the एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पोस्ट। तो यदि कोई व्यक्ति जो राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है तो वही व्यक्ति राज्य का महाधिवक्ता बन सकता है। अभी बिहार में कौन है महाधिवक्ता? पीके शाही हैं। बिल्कुल गुड, पीके शाही हैं। अभी प्रशांत कुमार शाही है ना, पीके शाही जो है वो बिहार के महाधिवक्ता हैं। ये भी अभी कुछ दिन पहले बने हैं। तो नीतीश जी जैसे अब मुख्यमंत्री थे वैसे जो सरकार चलाता है वो अपने हिसाब का ही महाधिवक्ता रखता है। तो इनके एक बहुत फेमस और बहुत लंबे समय तक पद धारण करने वाले व्यक्ति थे, उनके निधन होने के बाद इनको नियुक्त किया गया। उनका नाम था रामबालक महतो। रामबालक महतो लंबे समय तक बिहार के अधिवक्ता के पद पे थे, महाधिवक्ता के पद पे थे, लेकिन उनके देहांत होने के उपरांत जो है पीके शाही को इस पद पर सरकार ने बिठाया है। तो आपको पता है कि इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को कोई वेतन नहीं मिलता है अलग से। इनको कोई वेतन नहीं मिलता है। हाँ, इनको सुख सुविधा मिलता है। कैबिनेट मंत्री के बराबर का इनको सुख सुविधा मिलता है। मतलब जैसे कि राज्य में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके लेवल का इनको सुख सुविधा सर्विस सब मिलेगा, लेकिन अलग से कोई सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि इनको प्राइवेट केस लड़ने का आज़ादी है। ये चाहे तो अलग केस लड़ के अपना पैसा कमा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ऐसा कोई केस नहीं लड़ेंगे जो सरकार के ही खिलाफ हो। सरकार के खिलाफ ये कोई केस नहीं लड़ेंगे, है ना। सरकार के समर्थन में ही लड़ेंगे। सरकार का जो सपोर्ट वाला जो सिस्टम रहेगा उसी में लड़ेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या प्री लीगल एड में ये नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये तो सरकार का केवल लड़ते हैं। फ्री लीगल एड तो किसी आम आदमी को भी मिल सकता है जिनको वकील रखने का क्षमता नहीं है। गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ये नहीं जाते हैं बहस करने के लिए। सरकार का अलग से अपना रहता है, सरकारी वकील रहते हैं हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी सरकारी वकील होता है ना, तो वो उनको जिम्मेवारी देती है। इन लोगों का उसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल सरकार का केस लड़ते हैं। किसमें? नहीं, मतलब किसके लिए आप बोल रहे हैं? हाँ, तो फ्री एड जो दिया जाता है वो सरकार के ही माध्यम से दिया जाता है ना, क्योंकि जो भी हाई कोर्ट ये करेगा, अपॉइंट करेगा जिनको, उनका सैलरी कहाँ से आता है? स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से, राज्य की संचित निधि से। तो सरकार ही वो एक्सपेंडिचर सरकार ही बियर करती है। कोर्ट तय करता है कि हमको किसको देना है, किसको प्रोवाइड करना है, क्योंकि अब जो सरकारी वकील है वो खुद ही केस में इन्वॉल्व रहते हैं। जितना पुलिस केस होता है उसमें सब में वकील कौन होता है? सरकारी वकील होते हैं। सरकारी वकील लोग सब मैटर देखता है, तो उसमें वो हैंडओवर करते हैं कि किसको हम ग्रांट करते हैं कि कौन करेगा। लेकिन सरकार का ही ये स्कीम है कि सरकार फ्री लीगल एड देगी। अगर किसी व्यक्ति को कानूनी सहायता ले पाने में वो आर्थिक रूप से समर्थ है तो न्याय दिलाने के लिए उसको सहायता दी जाएगी, है ना। तो सरकारी वकीलों का प्रबंध वहां से किया जाता है, लेकिन उससे महाधिवक्ता का कोई लेना देना नहीं है। महाधिवक्ता का मैटर केवल इतना है कि राज्य सरकार पर यदि कोई केस हुआ है, राज्य सरकार को किसी मामले में दोषी ठहराया गया है, तो राज्य सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कोर्ट में खड़ा होगा। बाकी वो अन्य अपना प्राइवेट केस अपना लड़ता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई समस्या इसको
नहीं है, तो ये अपना अलग से केस लड़ते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई केस नहीं लड़ सकते हैं जिसमें कि सरकार के खिलाफ किया गया हो, क्योंकि सरकार के वकील हैं, तो सरकार का वकील है तो सरकार के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? तो सरकार के वकील है इसलिए सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाकी अन्य प्राइवेट केस ये लड़ते हैं, उसको लड़ने में इनको कहीं को दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। प्रोसीड। अब एक नोट करके लिख लेंगे कि राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, बहस कर सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। सेशन कोर्ट में हाँ, पीपी सरकारी होता है, वो सरकारी होता है। हाँ, राज्यपाल ही, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सरकार के अंदर कथित जॉब है। आप देखते हैं जो पीपी लोग का बड़ा चलता है सेशन कोर्ट के अंदर में, सेशन कोर्ट जो सत्र जो न्यायालय होता है उसमें उन लोगों का बड़ा ये रहता है। और जब भी थोड़ा इधर उधर होता है कुछ भी, तो पीपी को थोड़ा मैनेज कर दीजिए, और तुरंत ये कर देता है ना। आप देखते होंगे, मतलब कोई जो कचहरी में काम होता है कोर्ट के अंदर में, तब पीपी लोग का भूमिका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है ना। जज साहब का इसके साथ भी लोग का रहता है अपना, तो तुरंत बेल दिलवाने के लिए भी वो लोग ये कर देता है ना। क्या होता है, पीपी क्या होता है, ये ना पूछा जी, लिपसिंगों से पकड़ते हैं हम कि क्या बात चल रहा है। पीपी जो होता है ना, देखिए कहते हैं कि अगर जीवन में श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक का यात्रा तय करना है तो सुनना सीखना होगा। सुनिए कम से कम एक बार में, आंख का क्षमता है। अभी इसके बाहर क्या हो रहा है आप देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा, लेकिन क्या हो रहा है आप सुन सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें तो आप सुन सकते हैं। खास करके आपको तो अधिकारी बनना है, तो आपको तो अपना श्रवण शक्ति और हेवी रखना होगा, है ना। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो खाली यह नहीं सुनना है कि वो क्या बोल रहा है, उसके अगल बगल की एक्टिविटी क्या हो रही है कि नहीं, उसके आसपास में क्या हो रहा है, आसपास में और कौन खुसुर पुसुर तो नहीं कर रहा है कि नहीं। तो ये हो सकता है कि आप ही के खिलाफ कोई प्लान बन रहा हो, है कि नहीं। तो आपको तो अपना एक्टिव रहना होता है। देखिए पीपी क्या होता है, राज्य वहां पर आप देखते हैं कि सेशन कोर्ट में आप स्थिति देखते हैं कि यहाँ पर एक चेयर रहता है, यहाँ एक लंबा सा टेबल रहता है, और टेबल के इधर दोनों साइड में एक चेयर लगा रहता है। देखते होंगे आप लोग सेशन कोर्ट में अगर गए होंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे दोनों एक चेयर लगा रहता है। तो यहाँ पर एक अधिकारी बैठा रहता है, और यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि फाइल बढ़ाओ, तो यहाँ से फाइलवा बढ़ाता है। ठीक है, तो फाइल बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर ये कौन कर रहा है, पीपी नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रार कर रहा है। यहाँ जो बैठा हुआ रजिस्ट्रार है ना, यहाँ जो बैठा हुआ है ये रजिस्ट्रार है, और रजिस्ट्रार टेबल पर ये बढ़ा रहा है, और रजिस्ट्रार के पीछे खड़ा रहता है पीपी। पीपी इसके पीठ पर खड़ा रहता है, इसके पीछे खड़ा रहेगा, और उसको अपना कान में बोलेगा इसे देना, इसे करना, उसे करना है, वो अपना करता रहेगा। वो कोई मैटर सेट कराना है तो वो धीरे से कान में बोलेगा रजिस्ट्रार के कि सुनो ये में बेल दिलवा देना है ना। तो वो लोग का अपना रहता है मैटर, आराम से वो ऐसा सेटिंग कर देगा, क्योंकि अब वहाँ पर क्या होता है, सब लोग लोकेलिटी में ही रहता है, तो व्यक्तिगत तौर पे सब जानता बूझता है।
तो व्यक्तिगत तौर पे जानने बूझने की स्थिति में भी वो लोग अपना आराम से अपना सेटिंग कर लेता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ नहीं, वो यहाँ पे प्रूफ रीडर यहाँ पे नहीं है। रीडर जो एक होता है वो प्रशासन के अंदर में होता है, ठीक है। प्रूफ रीडर वो आपको जब जाएंगे आप डिपार्टमेंट में तो हर विभाग में वो प्रूफ रीडर आपको मिलता है, ठीक है। जब आप डीएसपी बन के भी जाइएगा, एसडीएम बन के जाइएगा, तो आपको जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आएगा वो एक बार पढ़ के तब आपको भेजेगा। अच्छा, आपको कुछ कहना होगा तो आप खाली कह दीजिएगा कि देखो ये आदेश निकालो, वो आपको लेके सुन के जाएगा। अब फिर वो आपको सब टाइप उप करा करके आपको लेके आएगा कि सर देखिए आप जो कहे थे वो हम काहे कहते हैं आपको कि आप दिमाग चलाइए, लिखिए कम और दिमाग में सोचिए ज़्यादा। कैसे कि आपको काम सोचने का ही, लिखने के लिए आपको अलग से अधिकारी मिलता है, अलग से एक मिलेगा स्टाफ जो केवल लिखने का काम करेगा। आपका काम है उसको आदेश देने का कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह का आदेश निकालो। वो आदेश निकाल के लेके आएगा, आपका साइन हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो होता है। हालांकि मुख्य परीक्षा में आपको लिखना रहता है, लेकिन क्लास में मैं कहता हूं कि क्लास में दोनों चीज साथ साथ चले, दिमाग और हाथ। तो यहाँ जो ईपीपी होता है ये बेसिकली यहाँ पर जो है पर्सनल पिटिशनर होता है, और ये यहाँ पर लोगों के मुद्दे को रजिस्ट्रार के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है। यहाँ पर अगर ठीक तरीके से अगर आपका मैटर सेट हो गया तो बहुत हद तक संभावना है कि आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से स्मूथली बेल आपको आ जाएगा। अगर कोई दूसरा पार्टी है तो पीपीए को उधर के सेट कर दिया कि किसी स्थिति में बेल नहीं होना चाहिए, और नहीं तो इनको तारीखें बढ़वा दीजिए, है ना। तारीख जो है सो इनका सस्टेन करवा दीजिए, अलग अलग डेट दिलवा दीजिए, बस ठीक से हियरिंग नहीं होने देगा। आप गए हैं बहस करवाने के लिए, मालूम चला कि आपका फिर तारीख टल गया, बहस से नहीं होगा, और नहीं होगा तो बेल नहीं होगा। बहस होगा उसके बाद ना बेल का कोई बात होगा, तो बेल का संभावना रहेगा तो इधर उधर करके आपको ये करा देगा। तो वो स्थानीय स्तर पे तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, प्रैक्टिकल समस्याएं, उसमें चीज़ों को वहाँ पे किया जाता है। हालांकि उसका इससे कहीं को लेना देना नहीं है। तो महाधिवक्ता का अपना काम होता है कि ये पूरे राज्यों के अंदर में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। आगे लिखेंगे कि महाधिवक्ता राज्य में सरकार के अंतर्गत विधि के मुद्दे पर सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन द स्टेट गवर्नमेंट establish coordination and consultation on the basis of law for state government, ठीक है। आगे लिख लेंगे नोट करके कि इसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है अथवा ये राज्यपाल को स्वयं इस्तीफा दे सकता है। इसे राज्यपाल कभी भी हटा सकता है अथवा यह राज्यपाल को इस्तीफा दे सकता है। मतलब राज्यपाल भी इसको हटा सकता है कभी भी,
खुद चाहे तो ये इस्तीफा भी दे सकता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। और ये जो आगे स्टार्टिंग में आपने लिखा था कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसका मतलब यह है कि इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब मन तब सरकार इनको हटा सकती है, जब मन तब सरकार इनकी बहाली कर सकती है, इनको रख सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कभी भी बनाया जा सकता है और कभी भी हटाया जा सकता है। कोई ऐसा परमानेंट जॉब नहीं है कि एक बार आपकी नियुक्ति हो गई तो आप लंबे समय तक पद पे बने रहेंगे। ये ऐसा कोई नियम कानून यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे ये आर्टिकल 166 166। ये राज्य सरकार के अधीन ही होता है और पीसीएस के माध्यम से ही इसको लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें असिस्टेंट के तौर पे, मतलब सहायकी के तौर पे जो है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में, विभाग के अंदर में सहायक अधिकारी के तौर पे अपॉइंटमेंट किया जाता है ना, जिसमें वो प्रशासन के अंदर में ही आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट होता है। सरकार को जब इस संबंध में नीड्स होता है तो सरकार इसके बारे में रिक्तियाँ निकालती है और निकाल करके नहीं करती है। जैसे अभी देखिए कि जो 70 भी होना है, लेकिन अभी तक विभागों से रिक्तियाँ आई नहीं हैं, है ना, कि भाई किस विभाग में कितने, इसलिए अभी तक फॉर्म नहीं आया। सितंबर में एग्जाम होने का बात है, लेकिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। अभी तो चुनाव ही चल रहा था, लोकसभा चुनाव अब खत्म हो गया। अब जैसे अभी पंचायती राज में वैकेंसी आ रहा है ना, जैसे आज के न्यूज़ जो इस प्रकार था कि पंचायती राज में भी अलग से सरकार वैकेंसी लाने जा रही है। तो ऐसे में जब रिक्तियाँ मंगाएगी सरकार, तो उसमें जैसे जैसे जिस जिस डिपार्टमेंट में खाली रहता है पोस्ट, तो उसके लिए रिक्ति मंगाती है। और रिक्ति मंगा करके फिर आपको देखती है कि टोटल कितना सीट होता है, उसके तहत वो आपको दिखाती है कि कौन कौन सा पद आपको लेती है। इसको भी मतलब इसी एग्जाम से लिया जाता है अगर सरकार को नीड्स होगा। से आप देखेंगे कि जो 64वीं बीपीएससी हुआ था, अभी तक के बीपीएससी के इतिहास में सबसे ज़्यादा पद उसमें आया था। 1400 समथिंग पद था उसमें, मतलब 64वीं बीपीएससी में। सोचिए कि सिविल सर्विस के एग्जाम में इतना बड़ा मैंने वैकेंसी था। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, जब पद बढ़ा तो क्या हुआ, बहुत सारा एसएससी वाला पोस्ट भी घुसा दिया था बीपीएससी में। नहीं, जो सचिवालय उचिवालय सहायक के माध्यम से जो पोस्ट सब आता है वो इसके तहत चुना था। तो जब सीट वोट बढ़ता है तो और भी अन्य तरह का जो विभाग सब है उसको इसी में डाल देता है कि हर तरह से यहाँ से चुन के जाएगा तो बढ़िया अधिकारी चुन के जाएगा, है ना। बीपीएससी से जो चुन के जाएगा वो संभवतः या वनडे एग्जाम जो होता है उससे तो बढ़िया चुन के जाएगा। ऐसे होता है कि ठीक रहता है कि इसमें होगा तो इतना विद्यार्थी सब तैयारी करता है, एग्जाम में बैठता है, जितना ज़्यादा सीट रहेगा उतने लोग का सिलेक्ट होने का अपना ये गारंटी रहता है। नेक्स्ट, तो 166 में लिखेंगे कि राज्य सरकार की सभी कार्यवाहियां, राज्य सरकार की सभी कार्यवाहियां राज्यपाल के द्वारा की जाएगी या राज्यपाल के माध्यम से होगी। ऑल एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टेकन फ्रॉम गवर्नर नेम, सभी कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो होगा, जैसे कि 163 आप देखे थे उधर राष्ट्रपति के संबंध में 77 पढ़े थे आप, है ना, कि 77 में यही था राष्ट्रपति का सरकार के साथ। वैसे ही यहाँ पे 166 में उसी प्रकार की स्थिति है। ठीक है, कि यहाँ पर सरकार जो है सो राज्य की सरकार वो कुछ भी करेगी तो राज्यपाल के हिसाब से करेगी, राज्यपाल के मुताबिक करेगी। और आर्टिकल 167 ये कहता है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य, 167 लिख लेंगे, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य।
ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे वहां पे आपने 78 में पढ़ा था कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री का कर्तव्य, वैसे यहां मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य। मुख्यमंत्री राज्य में यदि कोई भी एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, कुछ भी करता है, तो वो किसके नाम से करेगा? राज्यपाल के नाम से करेगा। और राज्यपाल को इसकी सूचना देगा। उसका कर्तव्य है कि राज्यपाल को सूचना दे, है ना, और राज्यपाल उससे सूचना मांगे। अगर ऐसा कुछ राज्य में चल रहा है जो राज्यपाल को पता नहीं है, तो इसी आर्टिकल के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि मुख्यमंत्री को आदेश देकर के वो मुख्यमंत्री से पूछ सकता है कि साहब क्या चल रहा है आपके यहां, क्या हो रहा है ना, क्यों हो रहा है। तो ये सब मुद्दों पर जो है सो सवाल यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, राज्य की सरकार से ये सवाल जो है सो पूछा जा सकता है। और सवाल कौन पूछेगा? तो यहां पर राज्यपाल पूछेगा। ठीक है, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार है, राज्यपाल के पास ये पावर है कि राज्यपाल ये सब काम जो है सो यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि राज्यपाल इस तरह से यहाँ पे चीजों को कर सकता है। ठीक है, आगे आइए। अब आप देखेंगे कि इसमें कुछ खास बात था नहीं, ये कर्तव्य का बात है कि राज्यपाल को सारा सूचना इंफॉर्मेशन लेगा, या मुख्यमंत्री का अपना कर्तव्य है कि कुछ भी करेगा तो राज्यपाल को सूचित करेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा राज्य की कार्यपालिका। अब अगला हेडिंग बनाएंगे राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। कल कहाँ गायब थी जी तुम लोग? हम लोग टाइफाइड हो गया था, एक दिन में ठीक हुए लोग। और तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया जी तुम लोग का? है वो बीमार है? क्या हो गया? धूप लग, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है बहुत ज्यादा, नहीं? दोपहर में तो स्थिति गड़बड़ रहता ही है, नहीं तो क्लास तो शाम में रहता है। कहाँ से आते हैं भाई आप लोग? 2 घंटे, 2 बजे निकलना पड़ता है घर से। तो मेरे क्लास में तो पर्याप्त टाइम है आपके पास, है ना, क्योंकि आराम से सूत उठ के भी आइएगा तो पहुंच जाइएगा। 3 बजे सूत उठ के उठिएगा तो आराम से पहुंच जाइएगा, है ना। डिस्टेंस से आते हैं। अरे वाह, जाम रहता है। हम्म फिर कोई गारंटी नहीं है। तो जाने में भी दिक्कत होता है, जाने में तो शाम में और अच्छा चलिए, तो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। एक 168 से 213 राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए
तो यह शुरू होता है आर्टिकल 168 से, जो कहता है राज्य विधानमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य विधानमंडल की संरचना, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल की संरचना, अब इसमें क्या है, तो देखिए राज्य विधानमंडल की संरचना का मतलब है कि राज्य विधानमंडल कैसे बनता है। जैसे वहां पे आपने संसद की संरचना देखी थी आर्टिकल 79 में, वैसे यहाँ पे 168 में आप 168 में आप देख रहे हैं राज्य विधानमंडल की संरचना, ठीक है। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, यही होता है राज्य विधानमंडल की संरचना। जैसे वहां होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वैसे यहां होता है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, ठीक है। तो ये संरचना होती है, ठीक है। ये तीनों मिल करके विधानमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन जो विधान परिषद है ये वर्तमान भारत में केवल 6 राज्यों में है, सबके यहाँ तो है भी नहीं, है ना। विधान परिषद ओनली हैव 6 स्टेट इन इंडिया, केवल 6 राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है, बाकियों के पास तो है ही नहीं। तो जहां नहीं है वहां विधानमंडल की संरचना कैसे होगी, विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। तो 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कहां कहां, हाँ बिहार में है, हाँ गुड, बिहार यूपी ये अपना है, मतलब पड़ोसी, एक अपना खुद का और एक पड़ोसी में, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। तो 4 दक्षिण भारत में है और 2 उत्तर पूर्वी भारत में है, ठीक है। तो ये 6 राज्य हैं ऐसे जिन यहाँ पर विधान परिषद है, बाकी के यहाँ विधान परिषद नहीं है। कश्मीर था जिसके यहाँ विधान परिषद था, लेकिन अब चूंकि राज्य का दर्जा उसका खत्म हो गया तो विधान परिषद भी खत्म हो गया। तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। तो जहां पर है वहां संरचना होगी विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। आज जहां पे नहीं है वहां संरचना होगी विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। तो संरचना यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 169। तो 169 क्या है, विधान परिषद का स्थापना और उन्मूलन, या यूं कहें कि विधान परिषद का निर्माण और उन्मूलन, विधान परिषद का निर्माण और उन्मूलन। abolition and establishment of the state legislative council, राज्य विधान परिषद का निर्माण अथवा उनका अंत, उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद के लिए चूंकि जो ये आर्टिकल 169 यहां पर देख रहे हैं 169, तो ये स्पष्ट तौर पे ये स्थापित कर रहा है कि विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है, इसको खत्म भी किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा के संबंध में ऐसा कोई आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा था कि उसको बना भी सकते, उसको खत्म भी कर सकते हैं। इसलिए वो क्या है, चिरंजीवी है ना। अस्थाई तो ये भी है लेकिन ये चिरंजीवी नहीं है, क्योंकि बन जाएगा तो अस्थाई है, लेकिन इसको भी खत्म किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को खत्म कर देने वाला आर्टिकल संविधान में है ही नहीं,
लेकिन इसको खत्म करने वाला है, इसको बनाने वाला भी है, इसको खत्म करने वाला भी है। राज्यसभा की वैसी स्थिति नहीं है ना। तो कहते हैं कि यही स्थिति किसकी है? पाकिस्तान की है, कि पाकिस्तान को बनाया गया है ना। पूछा था कि पाकिस्तान कब बना, तो 14 अगस्त 1947। तो ये हम लोग के यहाँ का शाश्वत सत्य है सनातन संस्कृति में, कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तो जन्म का डेट 14 अगस्त 1947, तो मृत्यु डेट पता नहीं है, लेकिन होगा तो जरूर होगा ना, क्योंकि डेट पता है आपको। जैसे हम सब लोग क्या है, हम सबका डेट ऑफ बर्थ है, बहुत खुशी से डेट ऑफ बर्थ के दिन केक काटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लेकिन पता है कि अपना डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ डाई भी आएगा, है ना। अब ये अलग बात है कि जब अपना डेट ऑफ डाई आएगा, है ना, हम लोग उपलब्ध नहीं रहेंगे उस टाइम पर। तो जिसका भी जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिसका जन्म का कुछ पता ही नहीं कि कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उसका मृत्यु भी नहीं। राज्यसभा पता नहीं कब जन्म हुआ उसका, एक संरचना के तौर पे 92 में विकसित हुआ, लेकिन खत्म कब होगा इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई ऐसा संविधान में व्यवस्था ही नहीं किया गया है कि उसको खत्म कर दे। ठीक है, तो उसी तरह से अब भारत है। अब देख रहे थे भारत में चुनाव हो रहा था, पाकिस्तान में हालत खराब था कि कहीं मोदी कमबैक ना कर जाए, कर ही गया, है ना। थोड़ा पहले से थोड़ा स्थिति कमजोर हुआ, सीट थोड़े कम हुए, लेकिन कर तो गया। अब वो सब टेंशन में है, लेकिन सबको उम्मीद है नीतीश कुमार से, है ना। मतलब भारत के चुनाव के लगातार डिबेट पाकिस्तान में चल रहे हैं, उसकी मीडिया में लगातार शाम को डिबेट हो रहा है कि भाई क्या होगा इंडिया में, कौन रहेगा प्रधान, कहीं मोदी फिर तो नहीं आ गया, है ना। तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत है, समस्या है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है तमाम तरह का दिक्कत होता है। अभी क्या है कि पाकिस्तान बेचारे को बनाया अपना विमान, है ना, पाकिस्तान भी बनाया, इंडिया भी बनाया। इंडिया तो बहुत समय से मतलब बना ही रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान भी अपना एगो विमान बनाया कि भाई युद्ध के टाइम पर हम लोग को मदद करेगा। तो भारत भी बनाया, तो अभी भारत को अपना विमान बेचना था, अब पाकिस्तान भी चाह रहा है कि बाहर के मार्केट में खरीदार मिले उसको। तो अर्जेंटीना को खरीदना था, तो अर्जेंटीना पर कहना कि हम पाकिस्तान वाला खरीदेंगे, इंडिया वाला नहीं खरीदेंगे। तो चल गया पाकिस्तान से खरीदने। अब गया पाकिस्तान से खरीदने, तो तब तक भारत जैसे देखा कि पाकिस्तान से खरीद लेगा, हम लोग से नहीं खरीदेगा। तो पूछा पाकिस्तान से कि भाई तुम्हारा रेडी है सब? तो बोला कि हाँ सब रेडी है, खाली एक चीज हम लोग जो सीट देते हैं ना, वो सीट हमारा ब्रिटेन से बन के आता है, तो ब्रिटेन देगा तब हम बेचेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, तब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। मोदी जी बतिया के हो, अरे अब तो कम से कम ऋण उतार दो हमरा। बोले क्या करना है, सीटवा भेजिए मत ना, कहला दिमाग खराब कर रहे हैं। तो उसका ये क्या था कि जो सीट उसमें है ना, जैसे कि तो युद्ध के समय यूज करना है, तो सीट है कि अगर कहीं अचानक से ब्लास्ट नहीं हुआ तो वो उनके पास सुविधा है कि उस सीट के नीचे से ही उनका वो होल खुलेगा और वहां से वो स्प्रिंग से हाई पे जाएंगे और तुरंत इतने ऊपर चले जाएंगे कि ब्लास्ट करेगा अभी ना, तो उसको पायलट को और उसके लोगों को कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, वो लोग बच जाएगा। अब बहुत ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर के उसका पैराशूट आराम से खुल जाएगा और उतर जाएगा। तो ये ब्रिटेन उसको देता था। तो अर्जेंटीना कहा कि नहीं हम पाकिस्तान वाला लेंगे, हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बोले ठीक है तो ले लो। तो गया लेने, तो ब्रिटेन कह दिया कि हमारे पास सीट अभी तैयार नहीं है बन के, और बहुत अभी टाइम लगेगा, मना कर दिया देने से। तो चाइना जो उसका नया मित्र बना है, तो चाइना बोला कि कोई बात नहीं पाकिस्तान घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बना के देंगे तुमको सीट। बोला ठीक है बना दीजिए, आप ही बना दीजिए, इससे बढ़िया क्या है। वो बना दिया सीट। तो जब बना दिया तो अर्जेंटीना कहा कि देखिए खरीदने से पहले ना हम बोले चेक करेंगे कि कैसा है, क्योंकि चाइना का माल है, हमको समझ में आता है कि गड़बड़ा देगा मैटर। तो जब चेक किया ना, तो जब आकाश में लेके ब्लास्ट किया तो खुलबे नहीं किया, सीट उसके खुलबे नहीं किया। अब बोला कि बाप रे बाप हम नहीं खरीदेंगे जी, कि मतलब चाइना का माल दे दिया आप लोग तो बर्बादे हो जाएगा। और नहीं खरीदा, फिर इंडिया से आके तेजस लेके चल गया, बोला हमारा इंडिया का मटेरियल दे दीजिए, हम इंडिया से लेकर के जाएंगे, हमको पाकिस्तान का मटेरियल नहीं लेना है। तो ये हर लेवल पर तंग कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, ये दिक्कत है। तो वो सब सोच रहा है कि भाई आदमी जाए कि थोड़ा हम लोग का कुछ हो मैटर अपना ठीक ठाक कुछ बने। तो लेकिन फिर एनडीए वाला सब फिर बना दिया,
नीतीश जी को मैंने इस बार सब प्रे कर रहा है कि नीतीश जी हट जाए कम से कम, इस बार पलटी मार दे, है ना। इस बार पलटी मार देंगे तो उनका अपना कुछ हित सधेगा, लेकिन ये पलटी नहीं मार रहे हैं इस बार, पता एकदम पैर सब छू रहे हैं। पलटी मारेंगे तो 6-7 महीना बाद मारेंगे, अभी लगले मारेंगे इतना जल्दी जल्दी बाप, क्रेडिट बहुत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर के होगा। 169 कहता है कि विधान परिषद का अंत और स्थापना, ठीक है, उन्मूलन और निर्माण। तो देखिए विधान परिषद किसी राज्य में होगा कि नहीं होगा, इसका निर्णय इनिशियली उस राज्य की विधानसभा करेगी, है ना। विधान परिषद इनको बनाना है या किसी को खत्म करना है, तो जैसे मान लीजिए बिहार में है, तो बिहार में क्यों है, क्योंकि बिहार की विधानसभा चाहती है कि विधान परिषद रहे, इसलिए है। किसी भी राज्य को जिनके यहां नहीं है, अगर उनको अपने यहां विधान परिषद चाहिए तो उनको अपने विधानसभा में क्या करना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा, ठीक है, कि हमें विधान परिषद चाहिए। यह प्रस्ताव अगर किसी राज्य से कि बंगाल प्रस्ताव पास कर चुका है और तैयारी कर रहा है विधान परिषद अपने यहां बनाने के लिए, क्योंकि अभी ममता बनर्जी हार गई थी तो दिक्कत हो गया था, तब विधान परिषद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा, आराम से बैकडोर एंट्री ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई जन्मो नहीं करेगा कि हारी है। चुनाव नहीं लड़ेगी, लड़ेगी क्या, नीतीश जी हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव नहीं लड़ेगी। तो विधान परिषद का होना न होना यह तय होता है वहां के विधानसभा से, क्योंकि विधानसभा ही प्रस्ताव पास करके भेजेगा संसद को कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां आप विधान परिषद बना दीजिए। तो ये प्रस्ताव संसद में जाएगा, तो संसद में इसको लाया जाएगा राज्यसभा में। राज्यों से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में पहले राज्यसभा में लाया जाता है। तो यह प्रस्ताव जब यहां से पास होकर जाएगा तब वहां पर संसद में राज्यसभा जाएगा, फिर राज्यसभा इसको पास करेगी। राज्यसभा के पास करने के बाद फिर लोकसभा जाएगा, ऐसा नहीं कि लोकसभा जाएगा नहीं, राज्यसभा से भी पास होगा, लोकसभा से भी पास होगा। तो यहां से पास होगा, अब फिर यहां जाकर के लोकसभा से पास होगा। इन दोनों जगह से पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, है ना, राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब साइन कर देंगे तो उस राज्य में विधान परिषद बन जाएगा। जिस भी राज्य को चाहिए विधान परिषद, उसके यहां वो विधान परिषद बना दिया जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर इसी के तहत ये चीजें यहां पे होंगी, ठीक है। क्या यहां पर विधानसभा जो पास करेगी ये अपने विशेष बहुमत से पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी। आज जब ये केंद्र में जाएगा वहां तो वहां सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। और वहां से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो बन भी जाएगा ऐसे ही और खत्म भी हो जाएगा ऐसे ही। अगर किसी के यहां है और उसको अपना खत्म करना है तो सेम प्रोसेस है, अपने विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास करे, पास करके राज्यसभा भेज दे, संसद में भेज दे, राज्यसभा उसको सपोर्ट कर दे, लोकसभा सपोर्ट कर दे, राष्ट्रपति साइन कर दे, विधान परिषद खत्म हो जाएगा। आज जिसके यहां विधान परिषद नहीं है उसको बनाना है तो वो भी ऐसा प्रस्ताव अपने 2/3 बहुमत से पास करके वहां पे भेज दे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। 169 में विधान परिषद का निर्माण और अंत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आइए, आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना, ठीक है। विधानसभा की संरचना और आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। अब ध्यान रखिएगा 169 में विधान परिषद का अंत और स्थापना है, 171 में क्या है, विधान परिषद का संरचना है, ठीक है। तो जैसे वहां पे लोकसभा राज्यसभा है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में, वैसे यहां पर 70 में विधानसभा, 71 में विधान परिषद। क्लियर है। तो इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।